हेलो बच्चों, आज हम सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के सेकंड प्रश्न पत्र के टेक्स्ट बुक एकांकी की शुरुआत करेंगे। यह पुस्तक आपको मार्केट में संपादक डॉक्टर हेतु भारद्वाज 10 एकांकी नाम से मिल जाएगी। इस टेक्स्ट बुक की जो पहली एकांकी है, एक तोले अफीम की कीमत, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, उसको शुरू करने से पहले मैं कुछ तथ्य आपके सामने स्पष्ट कर दूं, जिसे आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। पहली बात तो कि जब आप किसी भी एकांकी का अध्ययन या उसके व्याख्यान को जब आप सुने तो आपके सामने पाठ्य पुस्तक का होना अनिवार्य है। दूसरी बात कि जब आप एकांकी का अध्ययन करें तो मैं आपको किसी भी एकांकी का जो अध्ययन है वह उसको कई महत्वपूर्ण रूपों में उसको हम विभाजित करके देखेंगे, और प्रश्न पत्र के दृष्टिकोण से भी वो बहुत महत्वपूर्ण है वो चीज़ें। जैसे उदाहरण के रूप में सबसे पहले तो हम उस एकांकी के कथानक, फिर उसके बाद उसके उद्देश्य की तरफ विशेष रूप से ध्यान देंगे। एक आपके पाठ्य पुस्तक में जितनी भी एकांकियां हैं उससे संबंधित परीक्षा में 2 प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं कि वह पूरे एकांकी को संकलित कर लेते हैं। दोनों प्रश्न, एक प्रश्न बनता है कि किसी भी एकांकी का नाम देकर के आपसे पूछा जाएगा कि इस एकांकी की समीक्षा कीजिए, और दूसरा प्रश्न आपसे आ सकता है कि एकांकी के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा, अथवा एकांकी का कथानक और उसके उद्देश्य की समीक्षा कीजिए। और अन्य तथ्य जो सबसे महत्वपूर्ण बनता वह कि यदि किसी एकांकी में कोई पात्र बहुत महत्वपूर्ण है तो उस एकांकी के महत्वपूर्ण पात्र का नाम देते हुए उसके चारित्रिक विशेषताओं से को भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आज हम एक तोले अफीम की कीमत जब शुरू करेंगे तो किसी भी एकांकी को शुरू करने से पहले उस एकांकीकार का एक तो संक्षिप्त परिचय आपको जानकारी होनी चाहिए, और दूसरा कि जब आप एकांकी पढ़ें तो आप उस एकांकी का रंगमंच के दृष्टिकोण से भी उसकी समीक्षा को विशेष रूप से ध्यान में रखें, क्योंकि यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि कोई भी जो एकांकी है वह रंगमंच के दृष्टिकोण से सफल है या नहीं। इस बात को हमें विशेष रूप से देखना है एकांकी पढ़ते वक्त। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का परिचय देने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि एकांकी जो है वह मूल रूप से नाटक का ही एक रूप होती है, और इसकी रचना विशेष रूप से रंगमंच के लिए ही होती है, और इसी कारण से इसको बहुत कम समय के लिए लिखा जाता है, और नाटक की तुलना में इसका आकार भी बहुत छोटा होता है, और रेडियो, टीवी, आकाशवाणी आदि पर भी एकांकी या नुक्कड़ नाटक, या जिसको हम कह सकते हैं एक अंक वाला जो दृश्य है, यह इसको पूरी तरीके से पाठक जनता के बीच में उसको प्रस्तुत किया जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य में पहले ऐसे एकांकीकार हैं जिनको हम कह सकते हैं कि जिन्होंने हिंदी एकांकी की सही ढंग से शुरुआत की है। सही ढंग से मेरा तात्पर्य यह है कि डॉक्टर वर्मा से पूर्व जितनी भी एकांकियाँ लिखी जाती थी वे संस्कृत साहित्य शास्त्र से प्रेरित थी, या भारतीय साहित्य, प्राचीन जो साहित्य शास्त्र है उसके आधार पर कुछ प्रहसन, बाण, वीथिका, नाटक आदि लिखे जाते थे, जिसको हमने भारतेंदु युग में देखा था। लेकिन डॉक्टर वर्मा ऐसे पहले एकांकीकार हैं जिन्होंने पाश्चात्य नाटक एकांकी के समकक्ष हिंदी एकांकी को खड़ा किया, इसलिए इनका जो स्थान है वह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इनकी कोई भी एकांकी जब आप पढ़ेंगे तो इसमें इनका कवि हृदय भी आपको झलकता हुआ दिखाई देगा। कारण यह है कि ये मूल रूप से कवि ही थे, और हिंदी की छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में इनकी गिनती होती है। यह एक विडंबना है कि हिंदी में पंत प्रसाद निराला महादेवी की ही केवल
गणना की जाती है छायावादी कवियों में, जबकि मेरे दृष्टिकोण में डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी हिंदी के एक बहुत प्रमुख छायावादी कवि हैं, जिस पर आलोचकों का ध्यान बहुत कम गया है। वैसे डॉक्टर वर्मा मूल रूप से एकांकीकार के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, क्योंकि पहले ऐसे एकांकीकार हैं जिन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक या जो दाम्पत्य संबंधों के बीच में उठने वाली जितनी भी समस्याएं होती है उसको उन्होंने चित्रण किया अपनी एकांकियों में। प्रस्तुत एकांकी एक तोले अफीम की कीमत में जो पात्र हैं इनके समक्ष, उन पात्रों में एक मुरारी मोहन है जो एक बीए पास युवक है, नए विचारों का युवक है, और लाला सीताराम अफीम का व्यापारी है। विश्व मोहिनी इस एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र है जो सेकेंड ईयर की छात्रा है, और रामदीन लाला सीताराम का नौकर है और जोखू चौकीदार है। देखिए, कोई भी एकांकी जब आप पढ़ें तो मैंने पहले स्पष्ट कर दिया कि एकांकी विधा है वह श्रव्य और दृश्य दोनों काव्य होती है। श्रव्य और दृश्य जो काव्य होते हैं उसकी विशेष बात यह है कि उसका रंगमंच के दृष्टिकोण से उसका मूल्यांकन या उसमें वैसा तथ्य होने आवश्यक होते हैं। तो इस एकांकी की जब भी शुरुआत होती है तो उसमें आप हमेशा देखें आप कि एकांकीकार क्या करता है कि पूरे दृश्य का विवेचन करता है। जैसे इस एकांकी में भी उन्होंने लाला सीताराम की दुकान का एक चित्रण किया है, जिसमें टेबल रखी हुई है, कागज़ दवात आदि रखे हुए हैं, और उस पर 2-3 फ़ोटो भी लगी हुई है, और टेबल के आसपास कुर्सियाँ भी है, और एक मकान मालिक सीताराम और दूसरा उसकी पत्नी का एक फ़ोटो जो इस संसार में नहीं है। दाहिनी और एक साइन बोर्ड भी है जिसमें लाला सीताराम अफीम का व्यापारी लिखा हुआ है, और मुरारी मोहन सीताराम का लड़का है जो नए विचारों का युवक है और बीए पास है। साफ सुथरा स्वच्छ रहने वाला सीताराम, मुरारी मोहन जो लाला सीताराम का लड़का है, इस एकांकी का एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। एकांकी को पढ़ें तब आप एकांकी के प्रत्येक कथन को आप एकांकी के तत्वों के हिसाब से उसकी समीक्षा के दृष्टिकोण से देखें, तभी आप इस किसी एकांकी की सही ढंग से समीक्षा कर पाएंगे और परीक्षा प्रश्न में भी उसका उत्तर सही ढंग से लिख पाएंगे। मुरारी एक क्षण अखबार की ओर देखकर नौकर को पुकारते हुए रामदीन सरकार। मुरारी रामदीन बाबूजी जाते वक्त कुछ कह गए हैं। रामदीन कोई खास बात नहीं सरकार, कहते रहे हैं कि मुरारी भैया को देखते रहना, तकलीफ न हो, नहीं तो रामदीन तुम जाने ऐसा कहत रहन सरकार। मुरारी ऐसा कहा हंसकर। हंस मुझे क्या तकलीफ है रामदीन, कब आने को कहा। रामदीन सरकार परसों शाम के कहा, बहुत ज़रूरी काम है, नहीं तो काहे जाते सरकार। मुरारी परसों जाएंगे, कौन तारीख। रामदीन सरकार जल्दी काम खत्म हो जाएगा, जल्दी आ जाए, कोई बात है सरकार। मुरारी कोई बात नहीं, बाबूजी गए किस लिए हैं तुम्हें मालूम। रामदीन ए लो सरकार, आप लोग ना जाने, हम गरीब मने सरकार के काम को का समझे। हाँ करत है कि अफीम अब बढ़ाई गई, गाजीपुर से नवा कारोबार चालू भवा, यही बड़े जान पड़ा। मुरारी मुझसे तो बातें ना हो सकी, मैं समझा किसी से कुछ तय करने के लिए गए हैं, मेरी आजकल कुछ ज़्यादा फिक्र मालूम होती है। रामदीन काहे ना होए सरकार, अब आप तो हैं और कौन है सरकार। मुरारी अच्छा। रामदीन अब जाओ तुम, 10 बज चुके हैं। रामदीन सरकार हमका तो हुक्म है कि यहीं दुकान में सोना सरकार। मुरारी नहीं जी तुम घर जाओ, मैं तो हूँ, कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ, सो जाऊँगा, किसी का डर है क्या, और फिर चौकीदार तो है ही। रामदीन सरकार नाराज़ होंगे सरकार, मैं भी यहीं पड़ा रहूँगा। मुरारी क्यों, क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है। इस अवतरण को जब वाचन किया गया है तो इसमें जो जो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तो आप इस तथ्य को देखें कि किसी भी एकांकी के जो कथानक है वह क्या है। कथानक में आपके सामने क्या प्रस्तुत हुआ है यहाँ पर कि मुरारी और रामदीन के मध्य एक बातचीत हुई है। अब उस बातचीत को आप एकांकी के प्रश्न पत्र के दृष्टिकोण से देखें तो आपके परीक्षा में जो प्रश्न आ सकता है वह है कि 1 तोले अफीम की कीमत संवाद योजना के दृष्टिकोण से उसकी समीक्षा कीजिए। तो इस एकांकी में
मुरारी और रामदीन के बीच में जो संवाद दिखाया गया है, पहले हम उसकी समीक्षा करें कि मुरारी और रामदीन आपस में जो बातचीत करते हैं कि जो मुरारी के पिता हैं वह किसी काम से बाहर गए हैं, और इस तरह से मुरारी कहता है कि रामदीन कहता है मुरारी को कि आपका भी मुझे ध्यान रखने के लिए कहा है। तो वह कहता है मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। तो एकांकी में जो तथ्य हमारे सामने स्पष्ट हुआ है कि लाला सीताराम अफीम का जो व्यापारी है वह किसी कार्य से बाहर गया है और रामदीन को मुरारी की देखभाल तक करने के लिए कहा है, लेकिन मुरारी स्पष्ट रूप से यह कह देता है कि मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, मैं तो आराम से यहाँ सो सकता हूँ, और फिर चौकीदार भी तो है यहाँ पर। तो इस कहानी में हमारे सामने एक जिज्ञासा भी प्रस्तुत कर दी गई है कि वह चौकीदार कौन है। तो कहानी में किसी भी एकांकी नाटक में हम इस तथ्य को विशेष रूप से देखें कि वह एकांकी जिज्ञासावर्धक है या नहीं। तो उपयुक्त बातचीत में हमें इस बात को आगे बढ़ने के लिए हमें विवश करती है कि इस एकांकी का आगे का कथानक हमारे सामने क्या है। अब तक मुरारी और रामदीन की जो बातचीत है वही चल रही है। रामदीन है काहे नहीं सरकार, तेजी है, तेजी के माँ ओकरे तबीयत सरकार, कल ही से कुछ ठीक है। मुरारी तब तो तुमको जाना चाहिए। रामदीन हाँ सरकार बहुत दिक, मुदा बड़े सरकार नाराज। मुरारी नहीं मैं कह दूंगा, यह क्या बात कि घर में लोग बीमार हो और तुम यहीं पड़े रहो। रामदीन वाह सरकार आप दीन दयालु हैं, काहे न होई सरकार, आप तो दीन की परबरस्ती। उपयुक्त जो संवाद है इसमें मुरारी की चारित्रिक विशेषता स्पष्ट होती है। मुरारी एक संवेदनशील सहृदय व्यक्ति है जो रामदीन की परिस्थितियों को समझते हुए उसे घर जाने के लिए कहता है। जब उसके घर में इतने लोग बीमार हैं, तबीयत खराब है, तो आप यहाँ क्यों रुक रहे हो ना। तो इस तरह से रामदीन मुरारी की प्रशंसा करते हुए कहता है कि आप बड़े दीन दयालु हैं सरकार, अर्थात चूंकि वह मालिक के लड़के हैं इसलिए उनको यहाँ पर वह सरकार कहते हुए संबोधित कर रहा है मुरारी। खैर यह कोई बात नहीं रामदीन, तो सरकार मैं जाऊँ, हाँ सुबह ज़रा जल्दी आना, बहुत अच्छा सरकार, सरकार की बात। अब जो ये संबोधन आया है, यदि मान लीजिए परीक्षा में संवाद के दृष्टिकोण से आता है तो आप जो ये संबोधन है इसको आप उदाहरण के रूप में आपको परीक्षा में लिखना पड़ेगा। यह एकांकी के कथानक को आगे बढ़ाता है, यह संवाद चरित्र पर प्रकाश डालता है, कथानक के जो संदेश है इस एकांकी का उसको स्पष्ट करता है। मुरारी और जिज्ञासावर्धक है, जहाँ से यह शुरुआत होता है ना कि मुरारी खैर यह कोई बात नहीं, इससे हमें ये पता चलता है कि आगे क्या बातचीत होगी रामदीन और मुरारी के बीच में। तो उपयुक्त एकांकी का कथानक रोचकता और जिज्ञासा से भरा हुआ है। यह संवाद योजना के दृष्टिकोण से बहुत उपयुक्त है। मुरारी क्यों जी रामदीन तुम्हारी शादी कब हुई? रामदीन हाँ सरकार शादी तेजी के माँ की शादी, सरकार जमाना गुजर गया, अब तो तेजी के सौदी के फिक्र है, सरकार आप ही करेंगे, बहुत अच्छा दिन बीत गए। और रामदीन तुमसे शादी के पहले तेजी की माँ को तो देखा होगा। राम कहो सरकार हम तो उही का तब जाना जब तेजी का जन्म होय का बखत आवा। सरकार भरे घर माँ कौन कैका देखत है, माँ बाप सभ्य तो रहे, जब लो तेजी के माँ से मुलाकात का बखत आवे तब लो घर में अंधियार होए जात्रा। और सरकार अपन महरिया का मुंह देखे तो ना देखे तो ठीक, ना देखे तो ठीक, जब ऊ का अपनाए लिहिन तब सरकार भली बुरी सबे ठीक है। ये जो एकांकी है भाषा के दृष्टिकोण से भी आप इसको ध्यान में रखें। एकांकी के जो जितने तत्व हैं उसमें जो एक अंतिम तत्वों में भाषा का चित्रण भी किया करना है आपको। उपयुक्त एकांकी में जो भाषा है वह सरल और सहज भाषा का प्रयोग हुआ है। अब जो एकांकी का मूल कथानक हमारे सामने जो शुरू होता है वह यहाँ से शुरू होता है। पहला तो आपके सामने एक पूरे कथानक का जो सबसे एक महत्वपूर्ण जो बिंदु बनता है रामदीन और मुरारी का, वह यह कि इन दोनों के मध्य जो बातचीत है उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि जो लाला सीताराम है वह अफीम का एक बहुत बड़ा व्यापारी है और मुरारी उसका पुत्र है, रामदीन उसका नौकर है। तो दोनों के मध्य जो बातचीत है उस बातचीत में अब आगे यहाँ जो बातचीत हुई उसमें इस बात को मुरारी रामदीन से पूछता है कि जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुमने क्या
जिस से तुम्हारी शादी हो रही है उसको तुमने देखा? तो उसने कहा नहीं, मैंने तो उसको बिल्कुल नहीं देखा, बल्कि जो माँ बाप के द्वारा तय किया गया था मैंने तो उसी के अनुसार शादी कर ली थी। मुझे तो उसके चेहरे तक को मुझे मालूम नहीं था। मुरारी बड़ा ज्ञानी है। और ये शादी लगाई किसने थी? रामदीन। अब सरकार बापे लगाई न, हमारी काहें कहो माँ गिनती, ओ हमें कहोइन। सब ठीक, हम हूँ अपन मुड़िया हिलाए दहीन। शादी के बाद तो सरकार बाप के हाथ में रहा चाहिए। वो कहीन के रामदीन शादी हो, हम समझा ठीक, तो शादी ना करत सरकार। रामदीन कथानक को आगे बढ़ाता हुआ हम कह सकते हैं, कह रहा है कि मेरे तो पिता के द्वारा जो तय कर दिया गया था कि इससे तुम्हें शादी करनी है, तो मैंने तो अपनी मुंडिया हिलाई दी, अर्थात मैंने तो अपनी गर्दन हिला दी। मैंने किसी प्रकार से कोई ना नुकुर नहीं की थी। कहने का आशय यह है कि शादी की जैसी चीज़ को, है ना, मुरारी के सामने जब रामदीन यह कहता है कि तुम लोग क्या समझो कि शादी किसे कहते हैं, मुरारी उसको कहता है रामदीन को कि शादी एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आपकी बातचीत नहीं हो, जिसको आप देखें नहीं, जिसके आपके साथ कोई किसी प्रकार का कोई विचारधारा या कोई वैचारिक आदान प्रदान नहीं हो, उससे शादी कैसे आपने कर ली? यह बड़े आश्चर्य की बात है। सरकार, आप लोग, रामदीन, आप लोग पढ़े लिखे हैं न? अब आप न जानी तो का हम जानी? हमारी शादी तो सरकार गुजर बसर के लायक, आप लोगों ने सरकार रोजगार जैसन शादी होवत। अब तो सरकार की शादी होई। मुरारी, मैं शादी, मेरी शादी नहीं होगी। रामदीन, अच्छा अब जाओ तुम। रामदीन, काहे ना होई सरकार, कुछ नहीं, तुम जाओ। रामदीन, सरकार के शादी तो अस होई कि सगर दुनिया तरफाई जाई। अच्छा सरकार, जाऊं, राम राम। मुरारी व्यंग्य से, बड़ा भगत है। रामदीन के जाने पर मुरारी कुछ क्षणों तक दरवाजे की ओर देखता है, फिर उठकर दरवाजा एक क्षण खड़े रहकर सोचते हुए नीचे से बंद कर देता है, दोनों लैंप बुझा देता है। यह जो दृश्य है यह रंगमंच के दृष्टिकोण से है कि जब पर्दे पर यह दृश्य दिखाया जाता है, मुरारी दिखाया जाएगा, मुरारी और रामदीन की बातचीत का, तो उसके पश्चात यह दृश्य भी दिखाया जाएगा कि मुरारी के द्वारा दरवाज़ा बंद करना और लैंप को बुझाना। अंत में जो संबोधन आया है उसको आप समझ लें यहाँ पर कि इसके पहला भाग जो मैं अभी विवेचन किया है अब तक, उसमें वह यह कहता है कि मुरारी कि तुम किस तरह के व्यक्ति हो जो बिना सोचे समझे तुमने गर्दन हिला दी। तुम क्या शादी जैसी चीज़ को भी समझते हो? यही यहाँ पर इस एकांकी का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह आपके सामने यहाँ पर स्पष्ट रूप से खोल कर रख दिया गया है कि तुम लोग क्या समझो शादी किसे कहते हैं। मुरारी का जो यह कथन है, यह कथन इस बात को प्रतिपादित करता है एकांकी में कि जो शादी नाम की जो चीज़ होती है वह दो विचारों का मिलन होता है, न कि कोई थोपी जाने वाली चीज़ होती है। इस तथ्य को मुरारी के माध्यम से यहाँ पर आपके सामने स्पष्ट किया गया इस कथानक को। आगे चलकर यही जो तथ्य है वह धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा और जिसमें प्रमुख पात्र मुरारी के द्वारा जो उसका पिता अफीम की दुकान है और अफीम बेचने का जो उसके पास लाइसेंस है ना, वही आगे चल करके मुरारी अपनी शादी की समस्या को जो व्यक्त करेगा वह एकांकी की हमारे सामने जिज्ञासा को यहाँ पर व्यक्त कर देता है कि आखिर जो सीताराम का लड़का है मुरारी, वह एक तो शादी क्यों नहीं करेगा और दूसरा कि शादी के संबंध में मुरारी के क्या विचार हैं। तो प्रस्तुत एकांकी का अब तक का जो भाग है उस भाग में हमारे सामने एकांकी के कथानक का आरंभ हम कह सकते हैं हो चुका है। अब आगे हम उसका विकास और उसकी चरम सीमा का अध्ययन करेंगे।